नमस्कार। ये बीए भाग तृतीय इतिहास की कक्षा है। आज हम बात करते हैं पुनर्जागरण। विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में या यूरोप में पुनर्जागरण क्या हुआ, क्या ये प्रक्रिया थी, क्या विचार था, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पुनर्जागरण, जिसे हम रिनेसां भी कहते हैं। विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि हम विश्व इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं अपनी सहूलियत के लिए। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये हम विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं, भारत के इतिहास की नहीं। तो प्राचीन काल कब से कब तक हुआ? आरंभ से लेकर 4वीं-5वीं शती तक। उसके बाद हम रखेंगे मध्यकाल, 5वीं से 13वीं शती तक। और उसके आगे का समय हम आधुनिक काल या मॉडर्न कहते हैं। तो एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, इस तरह से 3 काल हुए विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। हम केवल सहूलियत के आधार पर इन 3 कालों को अलग अलग नहीं कर रहे हैं। इन 3 कालों को हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस समय विचारों की जो प्रक्रिया थी, समाज में जिस तरह के विचार चल रहे थे, जिस तरह की सोच थी, उसमें परिवर्तन आता है। संस्थानों में परिवर्तन आता है, राजनीति में परिवर्तन आता है, समाज के जो आदर्श थे उनमें परिवर्तन आता है, धर्म में परिवर्तन आता है, धार्मिक विचार किस तरह के थे, कला, इन सब क्षेत्रों में हम परिवर्तन देखते हैं। और उसी परिवर्तन के आधार पर ऐसा लगता है कि अब यहाँ लाइन खींच देनी चाहिए, इसके बाद एक नया काल आरंभ हो रहा है। और इसीलिए हम इन 3 कालों का विभाजन कर पाते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि इस समय का एक गुण था जो इसको बाकी समय से अलग करता है। वो ये था कि इस समय प्राचीन ग्रीस के और रोम की सभ्यताएं इस समय फल फूल रही थीं, उनका चरम काल था। इन सभ्यताओं में गणित, ज्योतिष, राजनीति और भूगोल, इन पर अधिक जोर दिया जाता था। सुंदरता की प्रशंसा की जाती थी और सुंदरता की प्रशंसा करना समाज का एक आदर्श था। इसी कारण स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाने में और आर्किटेक्चर यानी इमारतें बनाने की कला जो थी, उसमें हम विकास देखते हैं। तो कला, स्थापत्य, मूर्तिकला, इनमें हम विकास देख रहे हैं। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो इसका एक विशेष गुण था, और ये गुण था कि इस समय महान रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। महान रोमन साम्राज्य में कानून लिखे गए, कानूनों का संकलन किया गया। इस समय इंटरनेशनल ट्रेड या देशों के बीच व्यापार हम प्रमुख रूप से देखते हैं। इसके साथ ही ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की स्थापना होती है। और स्थापना इस तरह से होती है कि अब धर्म सभी क्षेत्रों में अग्रणी हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भी, प्राचीन काल में भी, जब ग्रीस की और रोम की सभ्यताओं की हम बात करते हैं, तब भी धर्म था और वो भी मानव को प्रभावित कर रहा था। लेकिन इस समय धर्म इतना प्रबल हो जाता है कि वो राज्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धर्म या ईसाई धर्म इतना महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए जीवन की तरफ, राजनीति की तरफ एक अलग ही नज़रिया हमें देखने को मिलता है। ईसाई धर्म के अनुसार ये जीवन एक पाप है, पापों से भरा हुआ है। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद जो जीवन है उस पर अधिक जोर दिया गया, उस पर अधिक ध्यान देने की बात की गई। या स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग या नर्क, इस तरह के विचारों पर अधिक बात की गई, अधिक जोर दिया गया। इसलिए जीवन के कुछ बातें जैसे कि ऋण लेना
या ऐश्वर्य या आराम से जीवन बिताना या सुंदरता की प्रशंसा करना, इसमें अपना समय बिताना, इन सब को धर्म के खिलाफ या ईसाई धर्म के खिलाफ माना जाने लगा। हालांकि रोमन साम्राज्य, एक महान रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, लेकिन फिर भी इस समय जो शक्ति थी वो सामंतों के हाथ में थी यूरोप में। इस समय के जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं वो सामंतों के हाथ में हुआ करती थीं, और इसके साथ ही धर्म का भी प्रभुत्व था। जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले राज्य थे, वहाँ पे धर्म का राजनीति में बहुत अधिक दखल था, या धर्म बहुत महत्वपूर्ण था। इस बात का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि धर्म कितना महत्वपूर्ण था कि जो पोप ईसाई धर्म में, कैथोलिक ईसाई धर्म जो है उसमें पोप इनका सबसे मुख्य, सबसे बड़ा पुजारी माना जाता है, पोप। तो जो पोप है वो ना केवल धर्म के मामले में सबसे बड़ा मुखिया था या सबसे बड़ी अथॉरिटी था, सबसे ऊंचा था, ऐसा माना जाता था कि वह सीधे स्वर्ग तक पहुंच रखता है। जो राज्य था वो इतना धर्म के अधीन था कि जो पोप था वो राजा को गद्दी पर बिठाता था, राजा की किससे शादी होगी यह निर्धारित करता था, और राजा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा ये भी पोप निर्धारित करता था। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पोप का राजनीति में कितना दखल था। ये मध्यकाल का अंत या पतन कब से होना शुरू होता है, हम देखते हैं 10वीं शती से मध्यकाल का हम पतन देखते हैं। ये वो समय था जब तुर्की लोग मध्य एशिया से आए, उन्होंने ईसाइयों के धार्मिक स्थानों को जेरूसलम में नष्ट किया। इसके बाद वो आगे बढ़े, दक्षिणी यूरोप की तरफ बढ़े। ईसाइयों ने इसे एक चुनौती के तौर पर अपनाया और उन्होंने भी धार्मिक युद्ध, जिन्हें कि क्रूसेड कहा जाता है, वे शुरू कर दिए। ये धार्मिक युद्ध, ये क्रूसेड इन तुर्की आक्रांताओं के प्रति थे। हालांकि वो उन तुर्की आक्रांताओं को रोकने में असफल रहे, लेकिन इसके बाद हम यूरोप की राजनीति में, यूरोप के समाज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, चेंजेस देखते हैं। यूरोप में एक अरब साम्राज्य की स्थापना होती है। यूरोप में और साउथ अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली अरब साम्राज्य की स्थापना होती है। इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पर? जो तुर्की थे वो अपने साथ इस्लाम लाए, इस्लाम धर्म को लाए, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा? उनका ये प्रभाव पड़ा कि यूरोपियंस में, यूरोप वालों में, यूरोप वासियों में एक नया जोश भर गया अपने धर्म के लिए। क्योंकि यूरोप वाले अपने साथ, क्योंकि अरब वाले अपने साथ वैज्ञानिक चेतना लेकर आए थे, इसीलिए हम देखते हैं इस वैज्ञानिक चेतना से यूरोप वाले प्रभावित हुए और यूरोप एक बहुत ही महत्वपूर्ण, समृद्धशाली क्षेत्र बनकर उभरा। अब वो लोग व्यापार में बहुत आगे बढ़े। विदेशी व्यापार और साइंस की या विज्ञान की, ये जो ज्ञान अरब वालों को था या अरब के ट्रेडर्स को था, अरब के व्यापारियों को था, इससे यूरोप वासियों में शंका उत्पन्न हुई, उनके मन में शंका उत्पन्न हुई
कि हम अपने धर्म को इतना सर्वोपरि क्यों मान रहे हैं। उनके मन में जब ये शंकाएं उत्पन्न शुरू हुई, तब से हम देखते हैं कि कुछ बदलाव हुआ। यूरोप वालों ने अपने धार्मिक युद्ध शुरू करे थे। वो लड़ते लड़ते दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यूरोप तक पहुँचे, वहाँ से वापस आए। जब वो वहाँ से वापस आए तो दक्षिण पूर्व में थे पुराने ग्रीस और रोम के साम्राज्य। तब वहाँ से वापस आते समय वो अपने साथ वहाँ की कला, साहित्य, इन सब को भी लेकर आए और इनसे वो स्वयं प्रभावित हो गए। उनमें कौतूहल जागा कि हमारा पुराना विज्ञान, हमारा पुराना ज्ञान, हमारी पुरानी संस्कृति, सभ्यता क्या थी। और इसी के साथ बदलाव शुरू हुए। ये बदलाव होते होते हम देखते हैं मध्यकाल के बाद आधुनिक काल शुरू हो जाता है। यानी इन्हीं बदलावों से धीरे धीरे, इन्हीं बदलावों के कारण हम देखते हैं मध्यकाल के बाद आधुनिक काल यूरोप में शुरू हो जाता है। इस आधुनिक काल की, आधुनिक बनने की जो ये प्रक्रिया यूरोप में शुरू हुई, इसको 3-4 शताब्दियाँ लग गईं। ये वो समय था जब ये लोग सचेत बने, जागरूक बने, आधुनिक बने, और इसीलिए इस समय को कहा जाता है रिनेसां या पुनर्जागरण। इसी बात को हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे।